पर उस नेगेटिविटी को मैं किस तरह से ओवरकम करती थी, हमेशा मैं एक आयत थी वो अपने पास रखती थी, वला सौफा योतिका रब्बुका फतरज़ा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। बस ये जो एक आयत थी ना, इसको मैं बार बार पढ़ती थी और मैं खुद ब खुद अपने आप को मोटिवेट करती थी कि देखें वो वक्त आने वाला है, अनकरीब वो वक्त आने वाला है। दिस इज़ अलीज़ा सिद्दीकी, आई एम फ्रॉम हैदराबाद अर्बन। आई एम बेसिकली वर्किंग एज अ टाउन ऑफिसर एंड राइट नाउ आई एम पोस्टेड एट परेटाबाद, हैदराबाद। बेसिकली अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, और उसके बाद मेरी मैट्रिकुलेशन वो सारी मेरी एरिया के ही स्कूल से है। इसके बाद अगर मैं अपने एफएससी की बात करूं तो एफएससी के लिए मैंने शाह लतीफ़ गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने जिस तरह से लड़कियां, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है कि मेडिकल साइड को ज्वाइन किया जाए, पेरेंट्स काफ़ी ये कह रहे होते हैं, मीन फैमिली मेम्बर्स भी, कि आप मेडिकल साइड को ज्वाइन करें क्योंकि आप एक फ़ीमेल हैं। तो इस तरह से मेरी फैमिली में भी हुआ था, बट मेरे बाबा बहुत सपोर्टेड थे। हमेशा उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और यही कहा कि बेटा जो आपका दिल कहता है, जो आप चाहती हैं, आप हमेशा वही करें। सो फॉर दैट मैंने जो है प्री इंजीनियरिंग ज्वाइन किया कॉलेज में, और प्री इंजीनियरिंग से क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट हुआ है तो इसलिए मैंने जो है ई-केट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मेरा मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी मैं बैठी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो क्वालिफाई भी किया। बट क्योंकि जब मैंने उसकी फ़ीस वगैरह का स्ट्रक्चर देखा तो फ़ीस बहुत हाई थी और माय फादर वाज नॉट एबल टू पे दैट फ़ीस। बाबा ने मुझे कहा कि आप अपने ख्वाब नहीं रोकें, आप जाएं, आप पढ़ें वहाँ पे, और कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की मैं लोन ले लूँगा। बट आई डिनाइड, मैंने कहा नहीं बाबा, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जो है उसका एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसके बाद मैंने वहाँ पर अपना फ़र्स्ट चॉइस डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लिया। इसके बाद 4 साल कंप्लीट हुए और डिस्टिंक्शन के साथ मैंने अपना IMCS से जो है मैथमेटिक्स में ऑनर्स कंप्लीट किया। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जब मेरा 4 इयर्स का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इवन समझ लें डे सेकंड से ही, मैंने बिल्कुल भी बीच में टाइम नहीं दिया। टाइम ना देने की वजह ही ये थी क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से यही सोच रही थी कि मैं बनूँगी ऑफिसर। बस मैंने बचपन से ही ये चीज़, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर भी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, तो मैं हमेशा उनको, वो मेरी इंस्पिरेशन रहे मेरे अंकल। मैं हमेशा उन्हें देखती थी कि वो किस तरह से जो है ना उनकी लाइफ होती थी, वो एक ग्लोरी जो है ना वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। मैं 6th क्लास में होती थी, मैं हमेशा से यही चीज़ देखती थी, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि बस अब मैंने ऑफिसर बनना है। बहुत लोग आए, फैमिली मेम्बर्स ने भी, बहुत लोगों ने ये बात कही कि देखो लड़कियों के लिए ये फील्ड नहीं है, लड़कियों के लिए टीचिंग है, डॉक्टरी है, आप वहाँ जाओ। लड़कियों के लिए ये फील्ड है, आप किस तरह से जो है ना रोडों पर घूमोगी, ये लड़कियों की फील्ड नहीं है, आप इसे छोड़ दें। बट क्योंकि जो चीज़ मेरे दिमाग में बचपन से बैठ गई थी, अब उस चीज़ को निकालना भी बहुत मुश्किल था। बट ऐसा नहीं है कि मैंने टीचिंग नहीं की। अब मैं आपको अपना जर्नी बताऊँगी किस तरह से जो है यूनिवर्सिटी पास आउट हुई। 3 मंथ्स के बाद ही जो है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेरी एज एन असिस्टेंट वहाँ पर जॉब हो गई थी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो बेसिकली वाह कैंट के अंदर इस्लामाबाद में है, और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के जितने भी वीपन्स वगैरह हैं वो बनते हैं। तो इस्लामाबाद जो है वहाँ पर जाकर रहना डायरेक्टली, और फिर अपना जो है ड्रीम छोड़ देना, एक मेरे लिए जो है प्रॉब्लमेटिक थिंग थी। तो मैंने इस चीज़ को साइड पर रखा, अपनी जो तैयारी थी उसको कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद जो है मैं स्टेफ्टा के अंदर एज ए इंस्ट्रक्टर जो है मैं पास आउट किया, मैंने वो एग्ज़ाम। फिर उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्ज़ाम्स क्लियर किए। फिर उसके बाद JEST PST रही। फिर उसके बाद लेक्चरशिप मेरा हो गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। उसके बाद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मैं बन गई, और फिर जो है टाउन ऑफिसर जो है एज अ टाउन ऑफिसर में सिलेक्ट हुई। आप बिल्कुल चैलेंजेस तो हर किसी के सामने होते हैं, और मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेजर जो चैलेंज होता है ना ज़्यादातर लोगों के लिए वो फाइनेंशियल इशू ही होता है। मेरी भी केस में इस तरह का ही इशू था। तो मैं डायरेक्टली जो है ना किसी बड़ी एकेडमी में ज्वाइन नहीं कर सकती थी। अब ख्वाब तो मैंने देख लिया था कि मैं इतनी बड़ी जो है ना ऑफिसर बन जाऊंगी, अब उसे पूरा करने के लिए जो है ना जो स्टेप्स हैं उनको भी तो फॉलो करना था। तो बेसिकली फिर मैंने डायरेक्टली एक जगह ज्वाइन की, मेरी एकेडमी थी, वहाँ पे जो है मैं गई सर के पास पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जो है मैंने जो है साथ ही साथ में, क्योंकि फ़ीस पे करनी होती थी, फ़ीस के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए। साथ ही साथ में जो है वो मैंने एक जगह टीचिंग की काउंटी स्कूल के अंदर,
टीचिंग करने का मकसद क्या था, सिर्फ़ कि मैं पैसे थोड़े कमा लूँ, उसके बाद मैं किसी अच्छी अकेडमी में जाके पढ़ लूँगी, क्योंकि मैंने अपना ख्वाब पूरा करना था और अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना था। हर एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी क्वालिफ़ाई करता है, अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका, हमेशा वो क्लास में डिस्टिंक्शन लेता हो, सब्जेक्ट में फ़र्स्ट पोजीशन लेता हो, उसका एक ही ख्वाब होता है कि अब जब 4 साल कंप्लीट हों तो उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूं, ना कि उन पे बर्डन बन जाऊं और उनसे कहूं कि भाई मेरी यहाँ की फ़ीस भी भर दें, अब मैं एमफिल करने जा रहा हूँ, मेरे वहाँ की फ़ीस भी भर दें। तो ये मेरा बिल्कुल भी जो है ना एक सोच नहीं थी। तो इस वजह से मैंने जो है अपनी फ़ीसेस खुद पे की आगे की। बाबा मेरे हमेशा सपोर्टिव रहे, ऐसा नहीं हुआ कि इस जर्नी में बाबा ने मुझे हेल्प नहीं किया। बाबा अभी भी जो है ना वो मुझे बुक्स ला कर दे रहे होते हैं कि बेटे ये पढ़ो। बेसिकली इसी वजह से ये कहा जाता है, ज़्यादातर लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि इनके फादर्स जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और लड़कियों के लिए उनके फादर जो है ना वो रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल ये सच भी है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, बचपन से बाबा जो हैं वो बुक्स ला कर दे रहे होते थे। गिफ्ट एज अ गिफ्ट अगर वो मुझे कोई चीज़ देते थे तो वो या तो पेन देते थे, या कोई जो है वो रजिस्टर ला कर देते थे, या कोई बुक ला कर देते थे। उनको पता था कि ये जो है वो पढ़ने वाली, या इसको जो है ना वो पढ़ने वाली ही मैं गिफ्ट्स दूँ। इसके अलावा जो चैलेंजेस मैंने फ़ेस किए वो नेगेटिविटी के थे। ये नेगेटिविटी वाला तो मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट ही फ़ील करता है, शायद कुछ नहीं बोलते, और शायद मैं बोल रही हूँ इस बारे में। देखिए, नेगेटिविटी जो होती है ना वो आपके आसपास हमेशा मौजूद होती है। जब मैं रेन फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, समझ लें मेरे यूनिवर्सिटी के 2 to 3 मंथ्स ही जो है वो ख़त्म हुए थे। उस टाइम पर बहुत सारे सीनियर्स होते थे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपने 2 ऑप्शनल्स जो है वो सेलेक्ट करने होते हैं, और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके इंग्लिश हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आपके 2 आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने होते हैं। मेरा मैथ्स था और फिज़िक्स था। मेरी एक सीनियर थी, शी यूज़ टू से कि शी वॉन्ट बी एबल टू क्वालिफाई, क्योंकि ये तो मैथ्स उठा रही है। देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ ये कहकर कि आप हमेशा जो है ना वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए फिजिबल है। ऐसा ना सोचें कि भाई ट्रेंड ये चल रहा है कि मैं ये ट्रेंड चल रहा है, इसको आप जो है ना फॉलो करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। मेरी उस सीनियर ने भी जो है ना रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था, वो उस साल भी फेल हो गई, पर मैंने क्वालिफ़ाई किया फर्स्ट अटैम्प्ट में। क्यों क्वालिफ़ाई हुआ मेरा? वजह ये थी कि मैं अपना सब्जेक्ट रख कर बैठी थी, उसमें मैथ्स रखा था, फिज़िक्स रखा था, वो सब्जेक्ट जो मैंने हमेशा से मैट्रिक के बाद बच्चों को पढ़ाए हैं और ख़ुद भी पढ़े। वो दोनों सब्जेक्ट्स में मेरी जो है ना वो ग्रिप थी, मैंने दोनों सब्जेक्ट्स उठाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही वो क्वालिफ़ाई कर लिया। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जो है ना वो ट्रेंड्स को फॉलो करें और आप पास हो जाएँ। बहुत सारे लोग जो है ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए भी फेल हो जाते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जब मैं व्हेन आई वाज JEST एट GR गर्ल्स मॉडल स्कूल, तो वहाँ पे भी बहुत सारी नेगेटिविटी थी, पर उस नेगेटिविटी को मैं किस तरह से ओवरकम करती थी। हमेशा मैं एक आयत थी वो अपने पास रखती थी, वला सौफा योतिका रब्बुका फतरज़ा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। बस ये जो एक आयत थी ना, इसको मैं बार बार पढ़ती थी और मैं ख़ुद ब खुद अपने आप को मोटिवेट करती थी कि देखें वो वक्त आने वाला है, अनकरीब वो वक्त आने वाला है। और देखें, जो तवक्कल रखते हैं उनकी ज़िंदगी में ये वक्त आता भी है और वो अपने ख्वाबों को अंजाम तक पहुँचाते भी हैं।